Hello students, welcome to Tutorific classes. We were continuing with our video lecture series on current electricity. तो आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे जहाँ पे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, लाइक ओम्स लॉ कहाँ से आता है? तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जॉर्ज साइमन ओम वॉज ए जर्मन फिजिसिस्ट. उन्होंने क्या किया, अभी तक हमने जो जो टर्म्स पढ़े हैं ना, क्या क्या टर्म्स पढ़े हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, हम लोग ने करंट पढ़ा है. तो उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. तो व्हाट ही डिड वाज, अक्रॉस अ सर्किट उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो उसने अलग अलग करंट ऑब्टेन भी किया. तो क्या हुआ, वो कोई सा भी एक सर्किट में अलग अलग जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उन्होंने अपना रिजल्ट का डेटा के साथ ही प्लॉटेड अ ग्राफ, है ना. ही प्लॉटेड अ ग्राफ का वाई एक्सिस में देयर वाज पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय V और एक्स एक्सिस में था करंट रिप्रेजेंटेड बाय I. ठीक है. तो उनका डेटा कुछ ऐसा आया. तो जब हम इस डेटा को प्लॉट करते थे, जब हम इस डेटा को प्लॉट किए या फिर कनेक्ट किए, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना. वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो सकता है, वो लाइक कब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आता है, जब वी नो फ्रॉम लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी आता है, लीनियर ग्राफ तभी आता है जब v वेरीज एज I, लाइक v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मतलब जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे अक्रॉस द कंडक्टर, उतना मेरा करंट बढ़ेगा, है ना. तो नाउ इसको हटाना पड़ेगा, तो वी नीड टू पुट इन सम काइंड ऑफ अ कांस्टेंट. तो उन्होंने ये दिया. लेटर ऑन ये जो k है, दिस गॉट रिप्लेस्ड बाय समथिंग नोन एज रेजिस्टेंस. अब भैया ये टर्म तो नया आ गया, इसका क्या करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस. तो देखो, अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस टर्म को लाइक इफ यू फोकस ऑन द टर्म रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ हिंड्रेंस. मतलब उसको करंट को फ्लो करने में दिक्कत हो रहा है या उसको कोई रोक रहा है करंट का फ्लो को. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर लाइक स्टॉप्स या हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट टू बी रेजिस्टेंस. ठीक है ना. तो उनको क्या मालूम चला, ही केम टू नो अबाउट अ थर्ड वेरिएबल दैट इज रेजिस्टेंस. तो इसको अगर हम लिखेंगे तो this comes out like this, implies that R is equals to V by I. तो देखो, रेजिस्टेंस इज नॉट सिंपली जस्ट कि V by I हो गया, इसका ये तो हाँ उसका वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो V by है, उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग समझे. लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने से पहले भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है फिजिकल कॉन्सेप्ट समझना. फिजिकली क्या है रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज बेसिकली द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज. तो कोई सा भी एक कंडक्टर में से चार्ज अगर गुजरेगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लाइक वो प्रिवेंट करेगा उसका फ्लो को, वो डिस्टर्ब होना प्रिवेंट करेगा, वो फ्लो को प्रिवेंट करेगा, है ना. तो ये जो फ्लो को वो प्रिवेंट कर रहा है, वो कैसे करेगा, लाइक हाउ विल इट प्रिवेंट. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. मतलब वो बिल्ट इन आता है, कोई सा भी एक कंडक्टर लाओ दैट कम्स बिल्ट इन, वेयर कुछ पार्ट, हाँ कुछ मेटल्स लाए तो उसका हिंड्रेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है. नॉन कंडक्टर्स लाए तो उसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है. ऐसा तो होता है. लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमको ये समझो कि वो कोई सा भी कंडक्टर या कोई सा भी मटेरियल अपने थ्रू चार्ज को प्रिवेंट करता है, फ्लो करने से थोड़ा सा भी हो प्रिवेंट करता है. तो वो जो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रेजिस्टेंस, है ना. तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. तो उन्होंने क्या किया, तो ये आया. तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये स्लोप ऑफ द कर्व, हम स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा अपना रेजिस्टेंस. ठीक है. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है ना. क्या क्वेश्चन है कि मान लो दिस ग्रीन चॉक is the VI graph of one conductor 1
है ना, एंड दिस वायलेट चौक इज वी ग्राफ ऑफ कंडक्टर 2, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों में से 1 या 2 में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इट्स प्रीटी सिंपल, मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो वी आई कर्व, ये वाला इसका थीटा कितना, इसका सॉरी नॉट अभी थीटा टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप का एंगल ज्यादा रहेगा कंडक्टर 1 का, और कंडक्टर 2 का स्लोप का एंगल कम रहेगा। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है मेरा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडक्टर नंबर 2। समझ में आया है ना, क्लियर है ना। तो अगर हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अभी पढ़ेंगे, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा, व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ across the two ends of a conductor varies directly as its current। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टर्म क्या आता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। आप लोग बोलोगे अरे ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लाइक क्यों। स्पेशल मेंशन टू टेम्परेचर इज बिकॉज हम लोग को मालूम है एक बॉडी टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ इट वेरीज इन इट्स नेचर। कैसे वेरी करता है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर एक सपोज मान लो मैंने कोई मेटल, सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर, कोई सा भी एक मेटल M चूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो 1 2 4 ऐसे मान लो, 5 ऐसे मान लो मेटल का इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट है। क्या है अपना इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट है। अभी देखो, अभी हम लोग यहां से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम लोग हीट दे रहे हैं इसको, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज हीट आ रहा है, तो वो हीट क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा ट्रिगर करेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब मोशन आएगा पार्टिकल के बीच में। तो ये जो सारा वाइट डॉट्स बना है मैंने, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट है। हाँ, तो ये पार्टिकल्स क्या करेगा, दे वुड स्टार्ट जंपिंग ऑफ हियर एंड देयर, ऐसे ऐसे इधर ना इधर उधर भागना चालू कर देगा ये लोग। तो मैं आप लोगों को 2 सिनेरियो समझाता हूं। यहां पे तो हीट हो रहा है ना, और ये मान लो सेम मेटल कंडक्टर है, ये मान लेते हैं हम लोग सेम मेटल M है। यहां पे क्या है, यहां पे मैंने हीट नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही है। अब देखो, अब मान लो मेरे को दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने हैं। तो जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आके इससे टकराएगा आके पहले, दिस विल कम एंड दिस विल स्ट्राइक ऑफ हियर, इससे टकराएगा, इससे जाके फिर इससे टकराएगा, टकराते इसका पाथ कैसे हो जाएगा, जिगजैग पाथ में जाके फाइनली वो बाहर निकलेगा। और मान लो यहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हियर एंड सिंपली पासेस ऑफ थ्रू हियर। तो किसके लिए, विच पाथ इज इजियर फॉर द इलेक्ट्रॉन टू लाइक परस्यू, ऑब्वियसली दिस वन इज इजियर। क्यों, यहां पे इधर उधर धक्का लग रहा है उसको, उसका पाथ आड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लो इज हिंडर्ड। और देखो, अगर फ्लो हिंडर्ड बोल रहे हैं हम लोग,
फ्लो हिंडर्ड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली माई रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस क्या है मेरा, बढ़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग हीट देंगे तो मेटल्स के केस में वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का फ्री पाथ जो है वो बिगड़ जाता है। अभी एक बात समझो, हर कोई मटेरियल लेकिन टेम्परेचर के साथ सेम बिहेव नहीं करता है ना। तो इट इज, डू नॉट टेक दिस टू बी यूनिवर्सल। हर कोई मटेरियल अपना अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाता है, मेटल्स कुछ अलग दिखाता है, नॉन मेटल्स कुछ अलग दिखाता है। बट हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेटल्स नॉन मेटल्स, हर कोई चीज दुनिया में, हर कोई चीज जो है वो टेम्परेचर के साथ अलग अलग बिहेव करता है। तो उसका लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो ना एक इक्वेशन के साथ मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग उसको मैथमेटिकली। देखो, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो बोलोगे भैया ये इतना बड़ा इक्वेशन, ये सब क्या क्या है, हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बने रहो वीडियो पे। देखो, ये जो मेरा, मान लो हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का नाम हम लोग देते हैं सी, है ना। अब ये सी कंडक्टर का मान लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट क्या, रूम टेम्परेचर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है आर नॉट, और रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर का कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, T1। अब जब टेम्परेचर बढ़ के व्हेन इट बिकम्स T2, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मान लो हो जाता है RT, ठीक है। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाता है RT। अब ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आया ना मेरा, क्या कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अभी हम लोग देखेंगे। देखो, वो डिपेंड करता है पहला मेरा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया। जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, है ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1, है ना। अब देखो, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। अब बोलोगे ये कैसे, तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका इंक्रीज भी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही बड़ा आएगा ना। सपोज मान लो मैंने 2 यूनिट रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टेंस के साथ काम करना चालू किया, तो वो बढ़ के मान लो 2.01 हुआ। लेकिन अगर वही मैं 20 वाला लेके स्टार्ट करूंगा तो वो बढ़ के मान लो 20.5 हो गया, तो ऑब्वियसली वो वाला ज्यादा बढ़ा ना। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आया, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू, इसको हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अभी तो भैया ये प्रोपोर्शनल साइन आया तो इसको हटाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा क्या हुआ, अल्फा इज माई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया, अल्फा क्या है, अल्फा इज माई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो ये सब कुछ आ गया। तो देखो मेरा फाइनल, अब यहां पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस बॉक्स। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस
ये क्या होगा? फाइनल रेजिस्टेंस होगा जो बढ़ के हुआ है, हाँ, जो बढ़ के हुआ है। क्या होगा? इनिशियली जितना था, कितना था? R0 था, प्लस कितना बढ़ा है, लाइक बढ़त कितनी आई है उसमें? व्हाट इज द इंक्रीज दैट हैज कम इन द रेजिस्टेंस? द इंक्रीज दैट हैज कम इन द रेजिस्टेंस इज R0 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां से देखो हम लोग R0 कॉमन लिए तो क्या बचा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आया? तो हम लोग को यह भी समझ में आएगा कि टेम्परेचर वेरी कैसे करता है, लाइक रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है विथ टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज ना मैं भूल गया था बोलना, वो क्या है जानते हो? वो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देख लो, बहुत आसान सा चीज है, कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो तो R क्या है, हम लोग को दिखा था V/I से, तो V इज रिप्रेजेंटेड इन वोल्ट एंड I इज रिप्रेजेंटेड इन एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली वोल्ट पर एम्पियर। इसको नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था ओम, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था जिन्होंने लाइक हु डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। तो 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा? 1 ohm will be the resistance across a conductor when 1 volt potential difference is applied across the two ends of the conductor and only 1 ampere current flows through the conductor. So 1 ohm will be equals to 1 volt by 1 amp. Simple. ठीक है, तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक, तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर के साथ कैसा रेजिस्टेंस वेरी करता है। रेजिस्टेंस अभी आगे और बहुत सारा चीजों के साथ कंडक्टर के वेरी करता है, तो वो अपना रेजिस्टेंस का अपकमिंग वीडियोस में सब तुमको दिख जाएगा। बने रहना लेक्चर सीरीज में, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय।